हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज हम लोग आ गए हैं मॉक टेस्ट 8 के डिस्कशन पे। तो बेटा रेगुलरली आप लोग टेस्ट दे रहे हैं और रोज आपको आपकी गलतियां पता चल रही हैं। तो चलिए बेटा बिना विलंब के आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टेस्ट के डिस्कशन पे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा 51 का आंसर जो है वो 2 है। 52 का आंसर जो है 3 है। 53 का आंसर जो है वो 1 है। 54 का आंसर जो है 4 है। 55 rickets and osteomalacia deficiency disease caused by विटामिन डी डिफिशियंसी 55 का 3। चलिए आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा है 10 to power -m मोलालिटी इज गिवन NH3 twice Cl4 in H2O depression delta TF is equal to IKF into small m। I की वैल्यू यहां फाइंड करना है 0.0054, KF है 1.8 और मोलालिटी है 10 to the power -3। यहां से I की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो I की वैल्यू आ गई 3। I की वैल्यू 3 आ जाती है। इसके बाद एक काम करते हैं हम लोग, I की वैल्यू 3 आने के बाद सपोज अगर मान लीजिए बेटा I की वैल्यू 3 आ गई यहां पे हम लोग आते हैं इसके नंबर ऑफ आयंस पे। हम लोग कहते हैं अगर इसका आयोनाइजेशन 100% हो तो I की वैल्यू जो होती है N के क्या होती है बराबर, यानी टोटल आयंस इसके बनने चाहिए 3। अगर इसके टोटल आयंस 3 बनते हैं बेटा तो जाहिर सी बात है एक तो इसका कॉम्प्लेक्स होगा और बाकी 2 इसके क्लोराइड आयंस होंगे, यानी 2 क्लोरीन इसके अंदर होंगे। NH3 ट्वाइस होगा, 2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, 2 और 1 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा आयोनाइजेबल आयन विल बी 3। सॉरी, I is equal to NH3 twice द आयोनाइजेबल आयन, सॉरी हाँ ठीक है, आयोनाइजेबल क्लोरीन आयन पूछा ना तो 2 ही होगा, सही है बेटा। टोटल आयन 3 होंगे, आयोनाइजेबल 2 होंगे। चलिए अगला आते हैं 57 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहले हमसे कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज दिस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1/2 DSO2 upon dt is equal to DO2 upon dt is equal to 1/2 DSO3 upon dt। ठीक है, और यहां पर DO2 upon dt की वैल्यू हमें दिया है 2.5 into 10 to power -4। हमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, यानी ये वैल्यू पूछी जा रही है, यानी DSO2 upon dt is equal to 2 into DO2 upon dt is equal to 2 into 2.5 into 10 to the power -4। यहां से आप निकाल लेंगे, 57 का आंसर आ जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन रिवर्सिबल रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सही है। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर, यहीं पर ये गलत हो गया, मोर नहीं यहां लेस होना चाहिए था। तो 58 का आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह बेटा 59 का आंसर जो है 4 है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाना है, ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें देखिए कह रहा है कार्बन कार्बन डिस्टेंस विद इन लेयर एंड बिटवीन द लेयर इक्वल नहीं होता है, विद इन लेयर इज लेस देन द बिटवीन लेयर। ठीक है ना। चलिए आंसर 4 है। 61 कह रहा है डी ब्लॉक में नंबर ऑफ आयन कलर्ड। देखिए जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर्ड होगा। आप जिंक आयन को देखिए 3D10 है, ये 3D9 है। Ti4 जो है डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। Cu+2 Fe क्रोमियम कोबाल्ट निकेल, यानी 5 आयंस टोटल होंगे, यानी आंसर फर्स्ट इसका क्या है सही है। Which of the following statement is true? Different gases have different KH value। सही है बेटा, KH की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर KH बढ़ता है, जिसका KH ज्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, ये भी सही है, यानी 62 के दोनों ऑप्शन जो है बेटा सही है। 62 का आंसर 3 है। ठीक है।
देखिए 63 में क्या कह रहा है, जैसे क्रोमियम +3 हमारा क्रोमियम में जा रहा है, या MnO4-1 जो है Mn+2 में जा रहा है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, SRP वैल्यू दे रखा है। जिसका SRP जितना ज्यादा होगा उसकी रिड्यूस करने की टेंडेंसी उतना ज्यादा होगी, और रिड्यूस करने की टेंडेंसी जिसका ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस हिसाब से देखिए तो सबसे ज्यादा SRP इसका ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आंसर क्या हो गया? 4। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी एक ऐसा फैक्टर है जो डाइल्यूशन के साथ घटता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी हम लोग जो है पर ml आयन की संख्या से देखते हैं। तो 64 का आंसर ए है, सही है दोनों। फिर देखिए 65 का आंसर 2 है। फिर हम लोग कहते हैं 66 में 2 वाला, ये जो IO3 माइनस है ये I2 में कन्वर्ट होता है। 66 का 2 हो गया, 67 का 2 हो गया, 68 का 2 हो गया, 69 का 3 हो गया। 70 में क्या कह रहा है कि अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने के लिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा। आप सीधे देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू को देखिए, इनके बीच का गैप क्या है? बहुत ज्यादा, यानी 7 इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। यानी 70 का जो आंसर है वो है बेटा 3। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन प्रॉपर्टी। देखिए बॉन्ड एनर्जी पहला गलत है, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन का ज्यादा होता है। बॉन्ड एनर्जी ये भी गलत है क्योंकि CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी फास्फोरस का यहां ज्यादा होता है। ये देखिए NO2+ पॉजिटिव चार्ज आने पे उसका बॉन्ड लेंथ जो है घटता है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। आंसर इसका 3 होगा। फिर ICl4 72 का आंसर जो है 2 है। 73 करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। हाइड्रेशन एनर्जी पहले ऑप्शन में एल्युमिनियम आयन की ज्यादा होगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जाके जुड़ता है। लिथियम सोडियम पोटेशियम में लिथियम आयन का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, साइज छोटी है, ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल जाके जुड़ जाते हैं, उसकी मोबिलिटी घट जाती है। आंसर 2 इज करेक्ट, 73 का 2। इसी तरह बेटा 74 में आते हैं। 74 का आंसर जो है डी है। 75 आपको दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर N2 3s2 2ns3 यहां पर 2 से गुणा किया गया है तो उसके ऊपर पावर 2 हो जाएगा। इसमें रिएक्शन को रिवर्स किया गया है तो 1/2 हो जाएगा। इसमें हाफ से गुणा किया गया और 1/2 हो जाएगा। तो 75 का जो आंसर है, 75 का बेटा आंसर आपका 4 है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। बेटा ये गलत है, के की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। और जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिएक्टेंट का बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाती है फॉरवर्ड में, क्योंकि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है तो रिएक्टेंट उसको घटाना चाहती है और घटाने के जल्दी जल्दी रिएक्टेंट से क्या करती है? प्रोडक्ट बनाती है। तो 76 का आंसर 4 है। 77 में आ जाइए तो देखिए 77 में क्या कह रहा है कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये CaO और CO2 बना रहा है। 20 का 90% कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। अब यहां से हमें क्या कह रहा है कि बेटा अगर ये 100 ग्राम हो तो इसके लिए कितना चाहिए? 56। एक के लिए कितना चाहिए? 56/100। और यहां पे 18 हो तो 18 के लिए कितना चाहिए? तो हम लोग सीधे सीधे इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा बेटा 10.08। कैलकुलेट कर लीजिएगा। आंसर 3 इज करेक्ट। 78 में सबसे पहले आप रिएक्शन को लिखिए। सबसे पहले कह रहा है हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4, मतलब CuSO4 और यहां पे एक्वस किया तो CuSO4 एक्वस, और यहां पे डेल्टा H की जो वैल्यू है -15.9 है। फिर दूसरे में कह रहा है CuSO4.5H2O प्लस एक्वस, तो ये बन गया CuSO4 एक्वस, डेल्टा H की जो वैल्यू है 2.8 है। हमसे कह रहा है हीट ऑफ हाइड्रेशन CuSO4.5H2O चेंज इनटू CuSO4.5H2O। यहां पर इसके डेल्टा H की वैल्यू बताने हैं। तो एक काम करते हैं ना, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। हमें इक्वेशन 3 निकालना है। इक्वेशन 3, अब देखिए कॉपर सल्फेट और ये सेम साइड में है,
यानी इक्वेशन 1 प्लस होगा, ये दोनों अपोजिट साइड में है तो माइनस इक्वेशन 2 होगा। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 यहां पे सीधे सीधे निकल करके आ गया। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, डेल्टा एच की वैल्यू रख लीजिएगा, 78 का आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज दिस। पहले तो देखिए v इज इक्वल टू होता है 2.18 इंटू जेड 10 टू द पावर जेड बाई एन 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड 10 टू पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो भी हो, लेकिन आप मेन फोकस करिएगा जेड बाई 1 पे। हमने कहा v इज 2.18, जेड कितना था 1 और n की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो यहां से 2.18 की वैल्यू 2.18 की वैल्यू निकाल लो, कितना 2 भी मान लो। फिर हमने कहा कि फिफ्थ ऑर्बिट हो तो v इज इक्वल टू 2.18 जेड बाई एन, एन की वैल्यू कितनी हो गई 5 और इसकी जगह रख दो 2v, ठीक है, यानी 2v अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आंसर 2 इज करेक्ट। चलिए 80 का आंसर 4 है, 81 का आंसर जो है वो 2 है, 82 का आंसर 1 है, 83 का आंसर 3 है। फिर देखिए 84, ए आइडियल गैस एब्जॉर्ब 50 किलो जूल एनर्जी, आइडियल गैस एब्जॉर्ब 50 किलो जूल एनर्जी और कह रहा है एक्सपेंड वैक्यूम, वैक्यूम में है तो वर्क डन उसका 0 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है Q प्लस डब्ल्यू, वर्क डन 0 है, इसने 50 जूल एनर्जी क्या किया है एब्सॉर्ब किया है, तो डेल्टा ई की वैल्यू 50 आ जाएगी। आंसर इसका जो है 2 है। फिर देखिए बेस्ट इंडिकेटर फॉर डिटेक्शन ऑफ एन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, मिथाइल ऑरेंज होगा एसिडिक मीडियम का। 86 का आंसर 4 है, 87 का 3 है, 88 का 3 है, 89 का 1 है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज रिड्यूस, तो 89 का आंसर 1 है। 90 देखिए 90 क्वेश्चन जो है हमें 10 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज रिड्यूस, यानी K इक्वल टू 2.303 बाई 12 log 10 अपॉन 1.25 और K इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन T हाफ। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, T हाफ की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 90 का आंसर आ जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन है 91। देखिए जब 91 की बात कर रहे हैं ना तो यहां पर A जो होता है, A हमारा क्या बनता है, ये A जो होता है A ये वाला XCOF4, ये जो बनता है ये XCO2F2 और ये जो बनता है XCO3 बनता है, ठीक है ना। तो 91 का आंसर जो है वो 2 है, लोन पेयर XCABC में सब सेम है, ठीक। 92 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव लो स्पिन, लो स्पिन में सारे के सारे जो है नीचे भर जाते हैं, तो यही है केस है, T6 नीचे पूरा पूरा भरा हुआ है, 92 का 1 है। फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट 93 का 3 है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर नहीं होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है लेस होता है, जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, 4F का रिपल्सन ज्यादा है कॉन्ट्रैक्शन कम है, ठीक है, लेस हो गया। अब देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी रिपीटेड क्वेश्चन है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी 95 जरा देख लीजिए बेटा। 95 में कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 m सोल्यूशन इज 50 ओम, एक जो है 0.2 का रेजिस्टेंस जो है वो 50 है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, K की वैल्यू यहां पर दे रखा है 1.3, ठीक है ना, साइमन पर मीटर। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल फिल्ड विद द 0.4 m, ये है 0.4 m का और इसका जो है वो रेजिस्टेंस जो है कितना है 260 है। मोलर कन कुछ ना करिए, K इक्वल टू 1/r इंटू L/A, भाई K दिया है R दिया, यहां से निकालिए L/A और ये L/A की वैल्यू यहां पुट करिए, K इक्वल टू 1/r इंटू L/A करिए, K निकल जाएगा। जब K निकल जाएगा तो उसके बाद जो आप लेमडा m का फॉर्मूला यूज करिए और लेमडा m इसमें क्या करिए कैलकुलेट कर दीजिए। यूनिट पे विशेष ध्यान रखिएगा, 92 का आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। 96 का आंसर 3 है, 97 का आंसर 3 है, 98 बैलेंस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जैसे देखिए आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन Cr2O7-2 SO3-2 क्रोमियम +3 SO4-2 और है H2O, यहां पर +6 है
यहाँ +3 है, तो +6 से +3 में गया तो कितना घटा 3, 2 के कारण कितना घट रहा है 6, यहाँ पर +4 है, यहाँ +6 है, तो कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, 6 घटा 2 बढ़ा, यानी इसको 3 से गुणा कर दिया, यानी 3 से गुणा किया बेटा तो ये हो जाएगा Cr2O7 - 2 प्लस 3SO3 - 2, यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यहाँ भी 2 क्रोमियम कर दिया, और यहाँ पे 2SO4 - 2 कर दिया। अब चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ -2 है, यहाँ -6 है, यहाँ +6 है, यहाँ -4 है, -6 -4, यहाँ पे बचेगा +2, यहाँ पे -8 है, -8 के लिए यहाँ 8 हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, 8 हाइड्रोजन आयन, और इसके लिए +2 और हो गया 2 हाइड्रोजन आयन। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन बैलेंस रिएक्शन, हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट, सॉरी यहां पे देखिए कुछ गड़बड़ हो गया है, 3 था ना, यहां पे क्या होना चाहिए था 3, 3 2 जा 6, तो यहां पे कोई 0 हो जाएगा। हाँ देखिए यहां गलती हुई है, 3 दूनी 6, -6 + 6 ये हो गया 0, तो 6 2 8, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन आयन इसके लिए बैलेंस होंगे, तो 8 और 3 आएगा सिंपल, 98 का 4। 99 needed to excite an electron from a ground state to third excited। ग्राउंड स्टेट का मतलब ऑर्बिट हुआ 1, -13.6 / 1 का स्क्वायर, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ ऑर्बिट 4, ठीक है ना, थर्ड एक्साइट 4, तो -13.6 / 4 का स्क्वायर, तो 99 का आंसर आ गया 4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव द सेम जनरल फॉर्मूला, 100 का आंसर है आपका 4। तो ये था बेटा आपके मॉक टेस्ट 8 का डिस्कशन, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, इस तरह के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करिए। बाकी के लिए हम लोग अब तक विदा लेते हैं बेटा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छा करते रहिए, थैंक यू।